जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ आज हम इंशाअल्लाह रहमान ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये अगरचे बेटा स्टूडेंट्स ये वीडियो लंबी बन जाए, लेकिन आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर समझ ना आए तो फिर कहना इंशाल्लाह। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आएगी तो आप वो मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट की शक्ल में दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज का हमारा पहले फर्स्ट है पार्ट है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस पर न्यूटन ने डायरेक्टली काम नहीं कर दिया था इस पर कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को यानी एक्सप्लेन कर दिया था, बल्कि न्यूटन की फर्स्ट लॉ की जो आज हमारे पास स्टेटमेंट है, इस पर पहले कुछ साइंटिस्ट ने काम किया था। उनमें से पहला नाम है अरिस्टोटली का, सेकंड है गैलीलियो का और थर्ड पे न्यूटन आते हैं। ओके, तो अरिस्टोटली ने यह कहा था कि अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूड बाय अ स्टेडी फोर्स। अरिस्टोटली का ये मानना था, ये कहता था कि जब किसी एक बॉडी पर फोर्स लग गई है तो वो आगे मूव ही कर रहा है, अब वो रुकेगा नहीं। ये अब अरिस्टोटली ने अपने ज़माने में अपने यानी कि अक्ल के मुताबिक, अपनी जहानत के मुताबिक ये स्टेटमेंट दे दी थी, अगरचे बाद में रॉन्ग साबित हुई है। ओके, अ मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी कंटिन्यूड बाई अ स्टेडी फोर्स, यानी कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो वो आगे मूव ही करती रहती है, वो कभी रुकती नहीं। तो बाद में गैलीलियो ने इसकी स्टेटमेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट इस तरह की कि इन अब्सेंस ऑफ फोर्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग। सॉरी सॉरी बेटा स्टूडेंट, अच्छा बात है जो अरिस्टोटल की वो ये थी, यानी कि अरिस्टोटल ये कह रहा था कि जब तक बॉडी पर फोर्स लगती रहेगी बॉडी आगे मूव करती रहेगी, लेकिन गैलीलियो ने यह कहा था कि जब एक दफ़ा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग गई तो अब वो आगे ही मूव करती रहेगी। ये गैलीलियो ने कहा था और अरिस्टोटल ने यह कहा था कि जब बॉडी पर फोर्स लगती रहेगी बॉडी आगे मूव करती रहेगी। ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों की स्टेटमेंट में। ओके, तो अब आ गया है न्यूटन साहब, न्यूटन। ओके, अब इसने स्टेटमेंट ये दी थी कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो अनलेस एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसने ये कहा था कि जब तक बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, तो जब उस पर फोर्स लगेगी एंड बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और बॉडी उस वक्त मूव करेगी, आगे की तरफ मूव करेगी, एक्सेलरेट करेगी जब उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यानी कि अगर एक बॉडी पोजीशन ओ पर खड़ी हुई है, वो पोजीशन ओ पर ही खड़ी है, रेस्ट पर है, अगर हम उस पर फोर्स लगा देंगे तो वो बॉडी आगे मूव करना शुरू कर देगी। वो मूव करती रहेगी जब 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 तक हम उस पर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ओके, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, यानी कि एक बॉडी वो रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी। एंड अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू डू सो, यानी कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है तो वो मूव आगे करती रहती है, अनलेस जब तक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, जब तक एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग सकती, वो रुकती नहीं वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये इनर्शिया न्यूटन की स्टेटमेंट थी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो स्पीड, इसका क्या मतलब है कि न्यूटन का जो स्टेटमेंट है ये उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं होती जो कि लाइट की स्पीड के साथ चल रही होती है, यानी लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड। इतनी बहुत हाई स्पीड है किसकी, लाइट की। अगर कोई, पहली बात है, कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को पहुंच नहीं सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को पहुंच भी गया है तो न्यूटन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ओके, तो इसने ये जो न्यूटन ने अपनी डेफिनेशन दी थी, ये अपनी बुक प्रिंसिपिया 1687 में दी थी, यानी कि 1687 में। ओके, तो अब हम देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है। तो ये देखें न्यूटन का सेकंड लॉ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस द एक्सेलरेशन इन इट्स ओन डायरेक्शन, यानी कि इसका मतलब है कि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है, मिसाल के तौर पर ये कोई बॉडी इधर है, तो मैंने इस पर इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेट मूव होना शुरू हो जाएगी। ये सेकंड लॉ कहता है, यानी कि इन इट्स ओन डायरेक्शन, अपनी ही डायरेक्शन में। ओके, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स है, मैस है, और ये एक्सेलरेशन है। ओके, एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने भी ये बात आपको बताई नहीं कि मैंने ना ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं, ये पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हैं। अगर मैं थ्योरी लिखता तो ये बहुत ज़्यादा पेजेस बन जाने थे। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो यानी कि थ्योरी से एलर्जी होती है उनको, यानी कि वो पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, अब ये इधर मैंने देखे, ये अलग से लिखे हैं। इधर एफ क्या है, फोर्स है, एम क्या है, मैस, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। ये मैं इधर बता दिया था, ये फोर्स है, ये मैस है, लेकिन इधर बताने के लिखने का क्या मकसद है, वो ये है कि जो मैस है ना, वो तो है ही मैस, लेकिन इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, वो कहते हैं इनर्शिया। स्टूडेंट, इधर मैं एक बात बता दूँ, शायद आप लोगों को पहले पता ना होगी कि जो न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ पेश किया था, वो एफ इज इक्वल टू एम ई नहीं था। इधर एम नहीं था। जो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ पेश किया था, उधर एम नहीं था, बल्कि उधर इनर्शिया था। तो बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने अपनी आसानी के लिए इधर एम लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैस और इनर्शिया एक ही बात होती है, इसलिए इधर एम लिखना शुरू हो गया था। ओके, अब हम इसका आगे देखते हैं, इसके आगे किस चीज़ है सेकंड लॉ की, जो कि इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसकी सेकंड लॉ की इंट्रोडक्शन में इन दोनों केसेस को लाजमी स्टडी किया जाता है। ओके, पहला केस है कि फोर्स इज कांस्टेंट। फोर्स इज कांस्टेंट, ये हमारे पास फार्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, तो सपोज कि हमारे पास एम वन एक मैस है एम वन, और सेकंड दूसरा मैस है एम टू, और एम वन की वजह, मैस की वजह से एक्सेलरेशन एम ए वन है, और मैस टू की एक्सेलरेशन की वजह से एक्सेलरेशन ए टू है। ओके, तो एम वन का मैस 1 kg है और एम टू का मैस 4 kg है, ये सपोज किया हमने। एम वन का मैस कितना है, 1 kg, और एम टू का मैस कितना है, 4 kg। अब हमने फोर्स चूंकि कांस्टेंट है इस केस में, इसलिए सपोज कर लेते हैं हमने एम वन और एम टू मैसेज पर, एम वन और एम टू मैसेज पर 50 न्यूटन ना, इस पर भी 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, इस पर भी हमने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की। ओके, तो अब हमने इसकी ये देख ले 1 kg है, इसको हमने 4m लिखा, ये A1। ओके, ये हमने इसको इस फॉर्म लिख लिया। ये 1 kg हमारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4m है, यानी 4 kg है, और ये एक्सेलरेशन 2 है। तो हमने इस पर 50 न्यूटन अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो इस पर 50 न्यूटन अप्लाई फोर्स अप्लाई किया। तो जब हम इसको रीअरेंज करके हमने इस तरह लिख लिया, इस तरह, ये एक्सेलरेशन 2 इक्वल टू एक्सेलरेशन 1/4। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि अगर इस पर हमने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की है M1, और M2 पर हमने इस पर 50 न्यूटन अप्लाई की है फोर्स, इस पर 50 न्यूटन अप्लाई की है। तो अगर 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने से M1 मैस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इस इतने एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुआ है, तो इसमें एक्सेलरेशन 5 पैदा होगा, 5। अब ये क्या है, तंगीज क्या बात है, ये इक्वेशन बता रही है, ये इक्वेशन यही बता रही है कि अगर एक्सेलरेशन
M1 में 20 पैदा हुआ है तो M2 में एक्सेलरेशन 5 पैदा होगा। क्यों? क्योंकि M2 का मास 4 गुना ज़्यादा है M1 की निस्बत। ओके, M1 का जो मास है वो है 1 kg और M2 का मास है 4 kg। इसका मास ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हो रहा है। ओके, ये देखिए ये इसका मास कम है M1 का, इसमें 20 एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो इसमें का मास 4 kg है, मास ज़्यादा है, इसमें 5 के एक्सेलरेशन पैदा होगा। ओके, ये था पहला केस। अब हम इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट होता है। सेकंड, पहले में फोर्स कांस्टेंट, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फार्मूला हमारे पास वही है। तो इसको हमने एक्सेलरेशन 1 इधर ही रहने दिया, तो एफ एम जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने ये एक्सेलरेशन 1 ही एक्सेलरेशन 2 है, F2 ओवर M2, F1 ओवर M1। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास दोनों आ गई हैं। यानी कि हमने एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फोर्स हमने मैथ 1 पर भी लगाई और मैथ 2 पर भी लगाई। चूँकि हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को अलग अलग लिख लिया। ओके, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। ये देखें कि जिस तरह हमने पिछले फर्स्ट केस में F1 इज इक्वल टू F2 रखा है, इधर हमने A1 इज इक्वल टू A2 रखा, यानी कि एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2। ओके, तो ये देखें कि इधर हमने इसकी वैल्यू अप्लाई पुट की F1 ओवर M1 और F2 ओवर M2। पहले केस में हमने मैथ 1 kg लिया था और मैथ 2 4 kg लिया था। इस केस में हमने मैथ 1 kg ले रहे हैं M1 और M2 को 2 kg ले रहे हैं। तो देखें ये इक्वेशन यही शो कर रही है कि F2 इज इक्वल टू 2F1। इसका मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर M1 और M2 में हम एक्सेलरेशन पैदा करना M1 में एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हैं 10 और इसमें भी 10, क्योंकि कांस्टेंट है ना एक्सेलरेशन इस केस में, तो इसमें भी 10 एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करना चाह रहे हैं और इसमें भी 10 एक्सेलरेशन पैदा करना चाह रहे हैं। तो हमें M1 पर फोर्स, मिसाल के तौर पर M1 पर फोर्स 20 न्यूटन लगती है, 20 न्यूटन लगती है 10 एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए M1 में। तो M2 में 10 एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, सेम एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए हमें 40 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसकी निस्बत इसका मास दुगना है, 2 टाइम्स है। इसलिए इस पर अगर 20 फोर्स लग रही है 10 एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, तो इसमें 10 एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए, यानी सेम एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए दुगनी इससे, यानी कि 40 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगी। ये इक्वेशन ये शो कर रही है। ओके, इन दोनों केसेस में ये ज़ाहिर होता है कि जितना किसी मैस का वेट ज़्यादा होगा, केजी ज़्यादा होगा, उतना उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगी सेम एक्सेलरेशन पैदा करने के लिए। ओके, तो अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन के फार्मूला, ये भी अक्सर क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिराइव द फार्मूला ऑफ द सेकंड लॉ, कि फार्मूला F इक्वल टू ma कैसे बनता है। ओके, तो देखें F इज इक्वल टू A, यानी कि F जो फोर्स लगती है किसी बॉडी पर वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक्सेलरेशन होता है। इसका क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है उतनी ही ज़्यादा मकदार में एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है बॉडी में। ओके, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतना उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा, जिस तरह हमने ऊपर देखा, ऊपर ये सेकंड केस देखा। ओके, क्योंकि मैस 2 गुना था इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा हुआ था। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको तो ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू F ओवर M, यानी कि ये एक्सेलरेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्सेलरेशन मैस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन को ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे जो कि के है। ओके, तो जैसे हम जानते हैं कि सिस्टम ऐसा यूनिट्स में के की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 लिखी, ए इज इक्वल टू F ओवर M बन गया। इसको रीअरेंज किया तो F इज इक्वल टू MA। ये हमारे पास सेकंड लॉ का फार्मूला ड्राइव हो चुका है। ओके, तो अब हम इसका थर्ड लॉ देखते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। ओके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो न्यूटन का सेकंड लॉ देखें,
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक ये डेफिनेशन है। एक ये डेफिनेशन, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दोनों डेफिनेशन है, मतलब एक ही है। यानी कि जब एक्शन और रिएक्शन होता है तो उनकी मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मिसाल के तौर पर जो मशहूर एग्जांपल इसको हम ये लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने किसी दीवार पर वो बॉल लगाई, यानी बोर्ड एक्ट करवाई, किसी बॉल पर बॉल फेंकी, तो वो बॉल हमें अपनी ही पोजीशन पर वापस मिल जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने बॉल पर एक्शन लगाया, तो हमने बॉल के ज़रिए दीवार पर एक्शन लगाया, तो दीवार ने बॉल के ज़रिए हम पर रिएक्शन किया। ओके, तो इस केस में जितनी हम फोर्स लगाएंगे, मिसाल के तौर पर हम 5 न्यूटन की फोर्स से बॉल के ज़रिए दीवार पर वाल पर फोर्स लगाई, एक्शन किया, तो दीवार ने ही 5 न्यूटन की फोर्स से हम पर रिएक्शन किया। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, 180 का एंगल बनेगा इधर। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है पेयर फोर्स, कि जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो पेयर फोर्स है। ये कोई थर्ड फोर्स या फोर्स में ये यूज़ नहीं होता न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब ये है कि इस न्यूटन के थर्ड लॉ में दो फोर्सेस अमल होती हैं, इसमें कोई तीसरी फोर्स अमल नहीं पैदा हो सकती, या चौथी फोर्स। इसमें न्यूटन के थर्ड लॉ में सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस अमल पैदा होती हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं। पेयर फोर्स का ये मतलब है। ओके, आगे है नेवर बैलेंस। नेवर बैलेंस, अब इसका मतलब ये है कि जिस फोर्स के साथ हमने एक्शन लगाया उस फोर्स हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमने अगर 10 न्यूटन से एक्शन लगाया दीवार पर बॉल के ज़रिए, तो हमें दीवार बॉल के ज़रिए हम पर रिएक्शन 10 न्यूटन नहीं लगाएगी बल्कि 9 न्यूटन लगाएगी। अब आप यहाँ एक सवाल पैदा कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि डेफिनेशन तो मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर 10 न्यूटन से एक्शन लिया तो हमें 10 न्यूटन से रिएक्शन मिलेगा, लेकिन इधर मैं कुछ और कह रहा हूँ। बात आपकी ठीक है, आपके जहन में सवाल आ सकता है। उसका जवाब ये है कि हकीकत में फोर्स वेस्ट होती है, लेकिन इतनी कम फोर्स वेस्ट होती है कि हम उसको अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो के अज्यूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 न्यूटन की फोर्स से हमने बॉल के ज़रिए दीवार पर एक्शन लगाया, तो दीवार बॉल के ज़रिए हम पर 10 न्यूटन नहीं बल्कि 9.5 न्यूटन या 9.7 या 9.2 या मिनिमम 9 न्यूटन फोर्स के ज़रिए हम बॉल के ज़रिए हम पर रिएक्शन करेगी। तो ये 1 न्यूटन फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स पीएस टू है, ज़ाया हुई है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो अज्यूम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई फोर्स ज़ाया नहीं हुई, क्योंकि बहुत कम फोर्स ज़ाया हुई, इसलिए हम इसको ज़ीरो कह लेते हैं। ये असल में मामला ये है, तो इसलिए हम डेफिनेशन में इक्वल ही लिखते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, आगे है नेचर। नेचर का मतलब ये है कि जिस फोर्स की नेचर से हम एक्शन कर रहे हैं उसी फोर्स की नेचर से हमें रिएक्शन मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी चीज़ पर रिएक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए एक्शन कर रहे हैं, तो हमें रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला ही मिलना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ पर एक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए लगा रहे हैं, तो हमें रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही मिलना चाहिए। ये नेचर है, वरना थर्ड लॉ अप्लाई नहीं होगा इसके अलावा। ओके, अगला पॉइंट है शुड एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक्शन भी एक ही बॉडी पर हो रही है और रिएक्शन भी वही सेम बॉडी पर हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, जो मशहूर एग्जांपल हैं कि बॉल और दीवार वाली, बॉल अलग जो ऑब्जेक्ट है और दीवार एक अलग ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है एफ इज इक्वल टू नेगेटिव एफ। ये डायरेक्शन, ये एरो के वेक्टर फॉर्म क्वांटिटी को शो करता है। ओके, इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव में है, एक ऑपोजिट है। ओके, अब इसकी एग्जांपल मजीद ये है कि बलून, गुब्बारा,
जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उसको छोड़ते हैं तो वह गुब्बारा ऊपर की तरफ चला जाता है और हवा वो है पीछे की तरफ नीचे आ जाती है। इसका मतलब यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि गुब्बारा ऊपर की तरफ जा रहा है और फोर्स नीचे नीचे की तरफ निकल रही है। यहाँ 180 का एंगल बन रहा है और न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। ओके। इसके अलावा रॉकेट, जब हम जो साइंसदान होते हैं अपना तजर्बा करते हैं, रॉकेट को ऊपर भेजते हैं तो किसकी कैसे भेजते हैं कि वो नीचे से जब आग निकलती है, फायर होती है, वो आग नीचे की तरफ निकलती है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। यहाँ भी 180 का एंगल बन रहा है। ओके। तो अगेन नेक्स्ट एग्जांपल है बुलेट, यानी कि बंदूक। जब हम बंदूक में से गोली फायर करते हैं तो गोली आगे जाती है और बंदूक के जरिए हमें झटका लगता है पीछे की जानिब। ओके। तो इसकी और भी ये 3 एग्जांपल ये होगी, एक और दीवार और बॉल वाली एक और चौथी एग्जांपल होगी। इसके अलावा वो बहुत सारी इसकी एग्जांपल होती हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था न्यूटन के लॉज। उम्मीद है आप लोगों की समझ लग गई होगी। अगर फिर भी कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें पाक एम अकेडमी को, और लाइक भी कर दें। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो शेयर कर दें कम से कम 3 फ्रेंड्स को आगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।